टेढ़ीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का जो टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है टॉपिक जो है वो सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक तो जो मिश्रण होते हैं कि जो मिक्स चीज़ होती हैं उनको हम अलग अलग किस प्रकार करेंगे। एक टॉपिक तो ये करने वाले हैं और दूसरा जो टॉपिक है वो पौधों के बारे में हम करने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत छोटे हैं और दोनों ही टॉपिकों से शायद आपको एक एक क्वेश्चन आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अवश्य देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें कि किसी पदार्थ का प्रयोग या उपयोग करने से पहले हमें उसमें जो मिश्रित हानिकारक एवं जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। कि उस मिश्रण में जो भी हानिकारक या जो खराब पदार्थ होते हैं उनको हमें अलग करना होता है और उसके बाद में वह पदार्थ हमारे खाने योग्य होता है। तो वही क्या होता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ये विधियां हम पिक्चर के माध्यम से भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम बात करें गेहूँ, चावल और दालों से मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया है या अलग करने की जो विधि है उस विधि को हस्तचयन विधि कहा जाता है। कि आप जो भी अन्न होते हैं उसमें से जो कचरा बाहर निकालते हैं वह आप अपने हाथों के माध्यम से उसका क्या करते हैं, उसको खाने योग्य बनाते हैं। तो वो कहलाती है हस्तचयन विधि। अगली हम बात करें सूखे पौधों की डंडियों से अन्न के कणों को अलग करने का जो प्रक्रम या विधि है वो थ्रेशिंग विधि कहलाती है। कि जो अनाज का ढेर है उसे हम सूखे डंडे की सहायता से उसके अन्न कणों को अलग करते हैं। तो ऐसी जो विधि है वो थ्रेशिंग कहलाती है। फिर हम बात करें अगली जो विधि है निष्पावन विधि। कि किसी मिश्रण के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा, कि जैसे हवा चलती है तो उस झोंके में हम उसको ऊपर करके उड़ाते हैं, मतलब उसको अलग करने की जो विधि है वो निष्पावन विधि कहलाती है। तो इन तीनों विधियों के चित्र हम अब आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जिस हस्तचयन विधि की बात की थी वो विधि ये है। इसमें ये जो इंसान है ये है कंकड़ पत्थरों को अन्न से अलग करने का काम कर रहा है। तो ये हस्तचयन विधि कहलाती है। हमने दूसरी विधि की बात की थी थ्रेशिंग विधि। तो इसमें जो अन्न कण हैं उनको ये इंसान जो है ये किसी डंडे की सहायता से कूटकर अलग कर रहा है। तो ये कौन सी विधि है, ये थ्रेशिंग विधि है। तीसरी जो विधि है वो हमने बात की थी कि हवा के माध्यम से जो मिश्रण होता है उसको अलग करना, तो वो निष्पावन विधि कहलाती है। तो इसमें हम देखें हवा की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है कि हवा पीछे से आ रही है। तो ये जो महिला है ये जो मिश्रण है जिसमें अशुद्धियाँ भी मिली हुई हैं उनको हवा के माध्यम से अलग कर रही है। मतलब जो अन्न है वो तो यहाँ रह जाएगा और जो सूखी पत्तियाँ भूसा है वो भी आगे चला जाएगा और बाकी के जो महीन महीन कचरे हैं वो भी इस हवा से आगे उड़ जाते हैं। तो ये तीसरी विधि है। अब आगे हम बात करें अगले तथ्य की कि जो अनाज पाउडर है उसमें जो उपस्थित जो चोकर होता है या मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम चालन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो आटा छानने के लिए एक चलनी का प्रयोग करती हैं। उस चलनी में जो आटा है, जो खाने योग्य आटा है वो तो नीचे आ जाता है छनकर और जो अशुद्धियाँ हैं वो उस चलनी में रह जाती हैं। तो इसे चालन विधि कहते हैं। फिर आगे है पदार्थों के मिश्रण में जल मिलाने पर क्या होता है कि जो भारी अशुद्धियाँ हैं वो उसके तले में बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। तो इस विधि को अवसादन विधि कहते हैं। कि अगर हमें मिश्रण जो द्रव्य पदार्थ है उसमें से किस प्रकार अशुद्धियों को हम निकालें तो उसमें ये अवसादन विधि द्वारा उसको
शुद्ध कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की जो क्रिया है वो निस्तारण कहलाती है। जैसे कि रेत और जल का मिश्रण है, इसमें से रेत के जो भारी कण होते हैं, रेत मतलब मिट्टी के जो भारी कण है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और हम उस अशुद्धि को निकाल देते हैं। फिर हम आगे बात करें कि मिश्रण चाय पत्ती का जो मिश्रण होता है उसकी जो बारीक अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब महीन जो कचरा होता है उसको निस्यंदन मतलब फिल्टर विधि के द्वारा अलग करते हैं। कि आपने कभी देखा होगा जो पानी छानने का जो चलनी आती है वो एकदम महीन होती है, कपड़े के जैसी आती है, तो वो क्या होती है, फिल्टर होती है, वो महीन से महीन कचरे को भी आसानी से निकाल सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम बात करें जल वाष्प को द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको संघनन कहते हैं। फिर है अगला महत्वपूर्ण बिंदु है किसी विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला बिंदु है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जाता है। कि उस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा और फिर जैसे वो सारा ही द्रव में बदल जाए तो हम उसमें और पदार्थ डालकर उसे गर्म करेंगे और फिर वो द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रकार उसको हम घोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करना। अब हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में। इसमें हम देखें तो सबसे पहले है कि सामान्यतः पौधों का जो वर्गीकरण है वो उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं मतलब टहनियों के आधार पर 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? शाख, झाड़ी, वृक्ष। अब हम इन तीनों का चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ हम उन तीनों की बात करें तो ये क्या है? शाख है, ये क्या है? वृक्ष है और ये क्या है? झाड़ी है। तो तीनों का चित्र हमने देख लिया है। यही आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण तथ्य की कि हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे हैं वो शाख कहलाते हैं। हमने अभी इसका चित्र देखा था। अगला बिंदु है कुछ पौधों की शाखाएं जो हैं वो तने के आधार के पास से निकलती हैं और उनका तना जो होता है वो कठोर होता है किंतु मोटा वो नहीं होता है। तो ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं जो हमने अभी देखा है। अगला बिंदु है कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इसके तने जो होते हैं वो सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं जो हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो ऐसे पौधे वृक्ष कहलाते हैं। अभी हमने तीनों को चित्रों के माध्यम से देखा है। शाख क्या होते हैं? झाड़ी में अनेक शाखाएं होती हैं। तना तो इनका कठोर होता है किंतु वो मोटा नहीं होता और तना आधार के पास से निकलता है। झाड़ियों में नीचे से ही वो तने निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो वृक्ष होता है वो बहुत ऊंचा होता है, तना सुदृढ़ और गहरा होता है और शाखाएं जो है वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के रूप में निकलती हैं। तो तीनों का चित्र हमने देखा था। अगला बिंदु है कुछ पौधों के तने जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो आसानी से खड़े नहीं रह सकते, जिस कारण क्या होता है वे भूमि पर फैल जाते हैं। ऐसे जो पौधे हैं उनको विसर्पी लता कहा जाता है। जैसे सर्प जमीन पर रेंग कर चलता है वैसे ये पौधे जमीन पर रेंगते हैं, जमीन पर ही फैलते हैं। जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो किसी सहारे के ऊपर तक चढ़ जाते हैं कि उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो उन्हें आरोही लता कहते हैं। कि मतलब कुछ जो लता मतलब बेल, कि कुछ जो बेल होती हैं फल फ्रूटों की वो तो नीचे फैल जाती हैं और कुछ बेल ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको कोई सहारा प्रदान कर दें तो वो उस सहारे से ऊपर तक वो
चढ़ जाती हैं। यहाँ ये चित्रों के माध्यम से देखें तो ये आरोही लता है, मतलब ये आरोही लता है और ये विसर्पी लता है। विसर्पी लता क्या होती है, इसमें तना कमज़ोर होता है और नीचे वो ज़मीन पर ही फैलता है, और जो आरोही लता होती है वो किसी सहारे के ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ आपने देखा होगा ये जो बेल है ये किसी सहारे से ऊपर चढ़ रही है। आगे हम बात करें कि तने में जो पत्तियाँ होती हैं, जो शाखाएँ होती हैं, कलियाँ, फल व फूल होते हैं, ये सभी किसमें होते हैं, तने में होते हैं। यही क्या करते हैं, जल व खनिजों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि तनों के माध्यम से ही पत्तियों, फल फूलों तक जल व खनिज कैसे पहुंचता है, तो वो जड़ों के माध्यम से तने के सहारे वो ऊपर पहुंचता है। फिर अगला बिंदु है, पत्ती जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है वो पर्णवृंत कहलाता है। कि पत्ती जिस भाग द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे पत्ती तने से जुड़ी होती है, तो ये जो भाग है ये पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। कि पत्ती के किनारों पर जो गहरा हरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। पत्तियों में बनी रेखाओं को सिरा कहा जाता है। आपने पत्तियों के अंदर ऐसी लाइन देखी होंगी, तो वो क्या कहलाती है, वो सिरा कहलाती है। और इनके बीच बनी सबसे लंबी व मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। ये जो इसके बीच में सबसे मोटी सिरा बनी होती है उसको मध्य सिरा के नाम से जाना जाता है। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बने डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है। यदि यह मध्य सिरा के दोनों ओर जाल रूप में फैला है तो जालिका रूपी सिरा विन्यास वो कहलाता है। जाल की तरह फैला हुआ है, परंतु कुछ पौधों जैसे कि घास में सिराएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ पौधों में सिराएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। हमने बात की थी पत्ती में ये जो भाग है ये पर्णवृंत है, ये तने से ये जुड़ी हुई है इस भाग से, पर्णवृंत से, और जो बाहर का गहरा हरा भाग है उसको पटल या फलक कहा जाता है। फिर आगे है, पत्तियां जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। अगला बिंदु जो है वो है, हरी पत्तियां जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो निष्कासित होती है। अगला बिंदु है, जड़ें जो होती हैं वो पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े हुए रहती हैं। इन्हें पौधे का स्थिरक भाग भी कहा जाता है। स्थिरक मतलब ये पौधे को नियंत्रित रखती हैं, स्थिर रखती हैं, उसको इधर उधर गिरने से ये जड़ें बचा लेती हैं। अगला बिंदु है, पौधों की मुख्य जो जड़ है उसको मूसलाजड़ कहा जाता है और उसी में से निकली हुई छोटी जो जड़ें हैं उनको पार्श्व जड़ें कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से पार्श्व जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं कि जिन पौधों में सभी जड़ें जो हैं वो समान पाई जाती हैं उन्हें झक्कड़ जड़ या फिर रेशेदार जड़ें कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इस चित्र में आप देखोगे एक चित्र में मूसलाजड़ है और दूसरे चित्र में रेशेदार जड़ है। तो अभी हमने देखा समांतर भागों में फैली हुई है, तो उसकी सभी जड़ें समांतर है, मतलब वो रेशेदार जड़ का पौधा है। और इसमें एक मेन जड़ और उससे निकली छोटी छोटी जड़ें होती हैं, मतलब ये मूसलाजड़ का उदाहरण है। फिर हम आगे बात करें अगले बिंदु की कि खिले हुए पुष्प या फूल का जो प्रमुख भाग है वो पंखुड़ियाँ होती हैं। कली का जो प्रमुख भाग है वो छोटी पत्तियों की तरह हमें दिखाई देता है और उसे हम बाह्य दल के नाम से जानते हैं, उसे हम बाह्य दल कहते हैं। अभी हमने जो बिंदु पढ़ा है इसमें बाह्य दल कौन सा है, ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ये बाह्य दल है। इस चित्र के माध्यम से हम देखें तो ये बाह्य दल है और अंदर क्या है, ये पंखुड़ियाँ हैं।
अगला बिंदु है फूल के मध्य में स्थित भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। इसका जो सबसे निचला एवं फूला हुआ जो भाग है उसको अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय में स्थित छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं हैं वो बीजांड कहलाती है। इनको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, मगर उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं कि जो पुष्प के भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पुष्प के भागों में पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है पंखुड़ी, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्री केसर। तो ये पुष्प के प्रमुख भाग माने जाते हैं। अब हम चित्रों के माध्यम से इनको समझते हैं। इस चित्र में हम देखें तो ये जो नीचे का जो अंदर का ये मध्य का जो भाग है ये स्त्री केसर कहलाता है और ऊपर का जो भाग है ये परागकोश कहलाता है और ये जो डंडियाशी हैं ये क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। ये हमने अभी देखा है। इस चित्र में देखें तो ऊपर का जो भाग है ये परागकोश कहलाता है और ये जो डंडियाशी हैं ये तंतु कहलाती हैं। अब हम अगले चित्र की बात करें। अभी हमने पुंकेसर का जो चित्र देखा था उसके जो भाग देखे थे, उसके बाद में हम बात करें स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर जो है इसके ये भाग हैं, सबसे पहले अंडाशय है, फिर वर्तिका है और फिर वर्तिकाग्र सबसे ऊपर पाया जाता है। उसी प्रकार हम अंडाशय को देखें तो अंडाशय की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है। इनके मध्य में ये क्या है, बीजांड पाया जाता है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।